तो 30 से 35 मिनट में आज हम प्रियम्बल को समझ लेंगे दोस्तों इसी क्लास के अंदर। यदि आपने दोस्तों संविधान की क्लास नहीं पढ़ी है तो पहले दोस्तों आप संविधान की क्लास को कवर करके आइए। तो दोस्तों आपके जो 395 आर्टिकल मैंने कराए हैं, आपको वन शॉट क्लास कराई है मैंने 1.25 घंटे की, उसे आप कवर कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप कवर कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आज की क्लास में प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे, प्रियम्बल के बारे में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रियम्बल को पढ़ने से पहले एक बार हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, यानी भारत की उद्देशिका को। ठीक है, भारत की संविधान की उद्देशिका को सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों हमारी उद्देशिका कहाँ से ली गई है। हमारी उद्देशिका दोस्तों स्रोत लिया गया है दोस्तों, ये कहाँ से, यूएसए से। ठीक है, यूएसए से। ठीक है, प्रस्तावना का स्रोत और दोस्तों परिभाषा या पूरी प्रियम्बल वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ओके। तो बात करें दोस्तों, जैसे कि समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारा 60 से अधिक देशों से संविधान लिया गया है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारे संविधान को उदार का पहला कहा जाता है। ठीक है, तो उसे छोड़िए, सबसे पहले हम उद्देशिका को एक बार रीड करते हैं कि वी आर द पीपल। यहीं से दोस्तों हमारी संविधान मतलब संविधान की उद्देशिका वी आर द पीपल से चालू होती है। उसी प्रकार की यूएसए की हम प्रियम्बल को देखें तो वो भी दोस्तों हमारी वहीं से चालू होती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, जो संविधान मतलब एक लिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा किस देश का है, तो हमारा ही दोस्तों लिखित संविधान हमारे ही देश का है सबसे बड़ा। उससे पहले दोस्तों हम एक बार उद्देशिका को पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ईदद्वार इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो जो हमारी दोस्तों तारीख 26 नवंबर 1949 लिखी हुई है, इस तारीख को दोस्तों हमने क्या है मतलब क्या उद्देशिका को लागू किया था। ठीक है, उद्देशिका यानी प्रस्तावना को, और इसे अपनाया कब गया था वो आगे हम बताते जाएंगे। ठीक है, एक बार आप इसे याद रखिए। ठीक है, अंगीकृत यानी संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। डेट कौन सी है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, ओके, 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों एक एक पॉइंट को। हमारी उद्देशिका में दोस्तों जस्टिस कितने प्रकार का बताया गया है, लिबर्टी कितने प्रकार की बताई गई हैं, उसके बाद इक्वलिटी कितने प्रकार की बताई गई हैं। तो जो दोस्तों आपने पता होना चाहिए, हमारे संविधान में जस्टिस दोस्तों 3 प्रकार का बताया गया है, जो कि दोस्तों अभी आपको पता होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारी लिबर्टी कितने प्रकार की बताई गई है, 5 प्रकार की दोस्तों हमारी लिबर्टी बताई गई है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। उसके बाद दोस्तों इक्वलिटी यानी समानता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। ठीक है, एक प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जस्टिस दोस्तों आपका 3 प्रकार का, लिबर्टी आपकी 5 प्रकार की, और दोस्तों आपका इक्वलिटी 2 प्रकार की हमारे संविधान में लिखी हुई है। अब हम दोस्तों एक एक पॉइंट को समझते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या है, समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है, लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, और दोस्तों आपका गणराज्य का अर्थ क्या है। इन हम शब्दों को समझेंगे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों आपका एक पंथ निरपेक्ष, एक सामाजिक और एक दोस्तों गणराज्य, ये शब्द कब जोड़े गए थे। ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और गणराज्य ये दोस्तों हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए जोड़े गए थे, जो कि दोस्तों कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, वो दोस्तों कौन सा था, चलो आप बताएं। सबसे पहले आपको मैं 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट के अंदर आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें या सोचने पहचानने का ढूंढें, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी। और मैं आपको बता दूं 1974 में आया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है,
क्या 42वां संविधान संशोधन था? यही था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। इसी संशोधन के जरिए हमने ये शब्द ऐड किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों इन शब्दों का मतलब क्या है, जैसे कि ये शब्द लिखे हुए हैं संप्रभु, उसके बाद दोस्तों आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों आपका, समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, उसके बाद गणराज्य, और दोस्तों आपका क्या है, एक शब्द है दोस्तों आपका न्याय, इक्वलिटी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका लिबर्टी, उसके बाद दोस्तों आपका समता और बंधुता। ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और दोस्तों आपका बंधुता, इनका अर्थ क्या है, इन्हीं को हमें समझना है पूरी प्रियम्बल में। ठीक है, चलो हम समझते हैं। न्याय दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया 3 प्रकार का हमारे संविधान में, मेरा तो प्रस्तावना में। लिबर्टी दोस्तों आपकी 5 प्रकार की है, और दोस्तों समता आपकी कितने प्रकार की है, ठीक है, कितने प्रकार की, आप इक्वलिटी 2 प्रकार की है। ठीक है, यानी ये कोड याद रख सकते हैं, जलीय 352। क्या याद रख सकते हैं, जलीय, जे फॉर जस्टिस, ई फॉर इक्वलिटी, मेरा मतलब ई फॉर इक्वलिटी नहीं, पहले आएगा एल, एल फॉर लिबर्टी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका ई फॉर इक्वलिटी आ जाती है, यानी 352 ये कोड है। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि हमारी संविधान की प्रस्तावना चालू होती है, हम भारत के लोग, यानी एक संविधान का एक स्रोत है ये। ठीक है, इसमें दोस्तों एक मूल प्रकृति बताई गई है हमारे शब्दों की, एक संप्रभु, एक दोस्तों समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक और एक गणराज्य। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष जैसे कि दोस्तों आपका न्याय कितने प्रकार का है, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो जस्टिस तो दोस्तों आपका 3 प्रकार का हो गया। उसके बाद स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। तो 5 प्रकार की हो गई आपकी स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको एक और बताया था, यानी हमारा जस्टिस हो गया, हमारी लिबर्टी हो गया, एक दोस्तों आपका इक्वलिटी हो रही, 2 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, यानी प्रतिष्ठा और सब अवसर की समानता, ये 2 प्रकार की हो गई। उसके बाद दोस्तों एक बंधुता, बंधुता को छोड़िए, जैसे कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, कब, 26 नवंबर 1949। ये 2 दोस्तों उद्देश्य नागरिकों के लिए हो गए। ठीक है, पूरी प्रस्तावना है दोस्तों, पूरी प्रस्तावना पर ही दोस्तों हमारा संविधान टिका हुआ है। ठीक है, यदि ये संविधान की प्रस्तावना नहीं होती तो हमारा संविधान नहीं होता। ठीक है, अब मैं एक एक पॉइंट को समझा देता हूँ आगे की तरफ। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका यूपीएससी में पूछा गया, एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 2014 में, मेरा मतलब 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, यूपीएससी के क्वेश्चन में प्रस्तावना से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, यानी वर्णित है, वो शब्द है हमारी प्रस्तावना में। ठीक है, एक ऑप्शन क्या था दोस्तों, क्या विचार की स्वतंत्रता है हमारे संविधान में। बी ऑप्शन क्या था दोस्तों आपका, आर्थिक स्वतंत्रता है। सी ऑप्शन क्या था दोस्तों, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो वो पूछ रहा है इनमें से निहित नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता भी है, और एक दोस्तों आपका अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन हमारा एक और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वो ऑप्शन दोस्तों यहाँ से गायब हो गया है। ठीक है, वो ऑप्शन भी मुझे याद नहीं आ रहा है, यदि वो ऑप्शन होता तो वही दोस्तों हमारा इनकरेक्ट हो जाता। ठीक है, अब देखो इसने पूछा है उद्देश्य का में कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, विचार की है, आर्थिक की है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एक्सप्रेशन, इकोनॉमिकली। ठीक है, अभी मैं बता करके आता हूँ, 1 मिनट। देखो, आर्थिक, एक अभिव्यक्ति, 1 मिनट, 1 मिनट। देखो इसने पूछा इक्वलिटी, देखो विचार, 1 मिनट, विचार, अभिव्यक्ति और एक और उसमें आर्थिक। ठीक है, ये तो दोस्तों आपके जस्टिस हो गए। तो वो शब्द तीनों हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसमें एक और शब्द नहीं है, वो शब्द नहीं होता तो वही इनकरेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब दोस्तों प्रियम्बल में सबसे पहले हम पढ़ना है, ये शब्द पढ़ने हमें, एक लिबर्टी पढ़ना है, एक सोवरिन पढ़ना है, एक दोस्तों आपका सोशलिस्ट, एक सेकुलर, एक डेमोक्रेटिक और एक दोस्तों आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणराज्य, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, इन शब्दों को हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक को हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि प्रस्तावना के इम्पोर्टेंट 5 ऐसे फैक्ट हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी संविधान की कुंजी। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है, क्या जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है? नहीं दोस्तों,
ये दोस्तों गजेंद्र गढ़कर ने कहा है संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें गलत लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सेकंड स्थान पर पॉइंट लिखा हुआ है होरोस्कोप यानी संविधान की जन्मपत्री यानी प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री किसने कहा है? ये कहा है दोस्तों आपका के.एम. मुंशी जी ने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका संविधान का परिचय पत्र यानी इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, ये दोस्तों नाना पालकीवाला ने कहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यही है दोस्तों भी नाना पालकीवाला, जिनकी पुस्तक है दोस्तों बी आर दी प्यूपल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों संविधान की आत्मा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ये दोस्तों ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। उसके बाद संविधान की मुख्य धुन की नोट किसने कहा है? ये दोस्तों आपका यानी मूल विचार संविधान की मतलब प्रस्तावना को संविधान का मूल विचार किसने कहा है? ये दोस्तों ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? ऑस्टिन ने। इनकी पुस्तक है दोस्तों ऑस्टिन की प्रिंसिपल ऑफ द सोशल पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखने हैं आपको, ठीक है। अब दोस्तों हम सबसे पहले प्रस्तावना की सबसे पहले हम पृष्ठभूमि को समझते हैं कि दोस्तों प्रस्तावना लिखने वाला अमेरिकी संविधान सर्वप्रथम था, ये मैंने आपको बता ही दिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा मतलब जो कि संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संविधान सभा को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक अलग टॉपिक है ये। नेक्स्ट, अब दोस्तों इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रस्तावना के कुछ इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिए शब्द, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है, जैसे कि दोस्तों आपका एक शब्द है कि भारत के नागरिकों ने 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकार किया था, ठीक है। स्वीकार किया था संविधान को, ठीक है। लेकिन संविधान के लागू होने की तिथि दोस्तों अलग है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया ना, प्रियम्बल में कहाँ है प्रियम्बल हमारी 26 नवंबर 1949 को तो दोस्तों स्वीकार किया था, लेकिन 1950 में दोस्तों इसे हमें अपनाया गया था प्रियम्बल को, ठीक है। वही दोस्तों मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ कि भारतीय नागरिकों ने प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, लेकिन संविधान की लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1950 निर्धारित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट है दोस्तों हमारे जो 394 संविधान के अनुच्छेद 394 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 324, 367, 379 और 394 जो कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाने के बाद लागू हुए थे, ये संविधान के अनुच्छेद, ठीक है। ओके, अपनाने के बाद लागू हुए और शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे, ठीक है। वैसे संविधान सभा के टॉपिक है ये, ठीक है। ये पॉइंट संविधान सभा का है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका रिवीजन हो गया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आगे की तरफ संविधान की शक्ति, सोर्स ऑफ अथॉरिटीज, उन शब्दों को, जैसे कि रिपब्लिक आपका क्या है, सोशलिस्ट क्या है, इकोनॉमिकली क्या है, उन शब्दों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं सोवरिन यानी संप्रभु क्या है। संप्रभु शब्द आपको पता होना चाहिए। संप्रभु, प्रभु, सम यानी समान, जैसे कि हमारे देश पर किसी बाहर देश का कोई कंट्रोल नहीं हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो हमारा देश, ठीक है। कोई नियंत्रण में ना हो, कोई के कंट्रोल में ना हो, हम स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। तो यही दोस्तों हमारा संप्रभु शब्द बताता है कि भारतीय पूरी तरह से आज़ाद है, स्वतंत्र है, वह अपने निर्णय खुद ले सकता है, यानी आंतरिक भी ले सकता है, बाहरी मामलों का फैसला खुद कर सकता है। इसे ही दोस्तों हम संप्रभु कहते हैं, इसे ही दोस्तों हम सोवरिन कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक है दोस्तों आपका सोशलिस्ट जो कि 1976 में जोड़ा गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, मैंने आपको बता ही दिया है। यह लोकतंत्र समाजवाद है जिसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। समाजवादी शब्द का मतलब ये है। पंथ निरपेक्ष सेकुलर का शब्द क्या है? ये भी दोस्तों 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जोड़ा गया था। इसका मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों को समान सम्मान और सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ, मैं इससे तो बहुत अच्छी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारा 15वें आर्टिकल और 17वें आर्टिकल का आज भी उल्लंघन किया जा रहा है। कोई दोस्तों निजी ज़िंदगी में कोई अप्लाई नहीं कर पा रहा है इन आर्टिकलों को, और ना ही इस पॉइंट को, पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द को, क्योंकि दोस्तों सभी धर्म मेरे लिए समान है, सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म, ठीक है।
इसमें लिखा हुआ है धर्मों का समान सम्मान और सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक क्या है, लोकतंत्र क्या है। आपने अब्राहम लिंकन जी का एक शब्द सुना होगा। ठीक है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए। ठीक है, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए ही होना चाहिए, यानी सरकार को जनता ही चुनती है और जनता ही उसे हटा भी सकती है। ये लोकतंत्र का अर्थ है। ठीक है, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका रिपब्लिक यानी गणराज्य का मतलब क्या है, यानी आज दोस्तों प्रेसिडेंट हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो ये नहीं होगा उनके ही दोस्तों वंश का ये कोई मतलब उनका ही बेटा क्या होगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमारे पहले दोस्तों क्या थे, जैसे कि पीएम है, पीएम का ही जैसे छोड़ो किसी देश का पीएम है, उस देश का पीएम का जो मतलब एक राजा होता है। जैसे कि दोस्तों मतलब अब राजा समझो, राजा हर्षवर्धन को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि राजा हर्षवर्धन आज दोस्तों क्या हैं, राष्ट्रपति हैं वो, तो उनके वंश के अनुसार दोस्तों उनका बेटा नहीं होगा दोस्तों राजा, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट चुना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है राजा का बेटा राजा ही होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अवसर सभी को समान मिलेंगे। इसमें लिखा हुआ है राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ना कि वंशानुगत चुना जाता है। ठीक है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, अब दोस्तों हम समझते हैं संविधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, इनमें बताया गया दोस्तों शब्दों के बारे में। न्याय क्या है, न्याय दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया। आपका जस्टिस कितने प्रकार का है आपका दोस्तों, कितने प्रकार का है आपका, 2 प्रकार का है, मेरा मतलब 3 प्रकार का है। एक दोस्तों आपका आर्थिक, एक दोस्तों आपका राजनीतिक और देश सामाजिक, हाँ एक सामाजिक। ठीक है, 3 प्रकार का हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका स्वतंत्रता का मतलब क्या है, स्वतंत्रता यानी इक्वलिटी। क्या दोस्तों, इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी दोस्तों आपका 5 प्रकार की है। विचार, हम विचार कर सकते हैं, अभिव्यक्ति, फेथ, ठीक है, रिलीजन, ठीक है, उपासना आदि की स्वतंत्रता है हमको। ठीक है, उसके बाद इक्वलिटी दोस्तों आपकी 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और फ्रेटर्निटी दोस्तों आपका भाईचारा और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करें। ठीक है, ये 4 ऐसे शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, 3 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी न्याय कितने प्रकार की, स्वतंत्रता कितने प्रकार की और समता कितने प्रकार की संविधान में वो पूछ सकता है। अब हम समझते हैं दोस्तों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। सबसे पहले प्रस्तावना की को कि 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पर आधारित है, जिसे 26 जनवरी 1947 में अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों 42वें कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमने कौन कौन से शब्दों को दोस्तों जोड़ा था, तो संविधान में हमें 3 शब्द ऐसे हैं जो देखने को मिलते हैं 42वें कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के जरिए, जिसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एक दोस्तों आपका अखंडता। ठीक है दोस्तों, सॉरी मैंने गणराज्य को गलती से बोल गया होगा, उसके ऊपर दोस्तों आप मुझे क्षमा करना। पंथ निरपेक्ष वो शब्द है, मैंने अखंडता और समाजवादी तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। अब दोस्तों एक केशवानंद 1973 का और एक दोस्तों आपका बेरुवारी 1960 का केस आ जाता है, इनको हम पढ़ लेते हैं। फिर दोस्तों हमारी प्रस्तावना के कुछ इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं बेरुवारी मामला, जो कि 1960 का है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इसमें बताया गया है कि न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग नहीं है। केशवानंद भारतीय मामला 1973 का कहता है, ये तो नहीं बताता है कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने माना है केशवानंद भारतीय मामले में कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। ठीक है, अमेंडमेंट हो सकता है प्रस्तावना में, ठीक है, लेकिन इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। ये केशवानंद भारतीय मामले में बताया गया है। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि कितना टाइम लगा हमारे संविधान को बनने में। ठीक है, और दोस्तों लगभग कितने संशोधन किए गए थे। ठीक है, और कितने अनुच्छेद हैं, कितनी दोस्तों अनुसूचियाँ, कितने दोस्तों आर्टिकल हैं, वो आप इनमें देख सकते हैं इस पॉइंट में। ठीक है, इस पॉइंट में आप देख सकते हैं इस तालिका में। अब दोस्तों इसमें भी यही लिखा हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना भी
हम भारत के लोग से शुरू होती है, ये मैं पहले बता ही चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिकी संविधान से आई है, क्योंकि उसमें नागरिकों के लिए 9 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आज हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक जो कि 51वें के सबसेक्शन में बताए गए हैं। ठीक है, आपको पता है? ठीक है, अब यही दोस्तों देखो, इसमें यही पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, जो कि संविधान सभा में दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इनकी कोई दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है कि किस मामले ने यह बात की है कि पुष्टि की है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो दोस्तों ये तो दोस्तों एक केशवानंद भारती मामले में ही बताया गया है। ठीक है, एक अभिन्न अंग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का। ये दोस्तों आपका बिरुवारी केस में नहीं, केशवानंद भारती 1973 के कि 73 में कहा गया है। ठीक है, ओके, कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ये है यूपीएससी का 2014 में पूछा गया था दोस्तों आपके लिए कि टूथपेस्ट खरीदते समय आप जो बिक्री कर चुकाते हैं वह क्या है? क्या वह केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर है? क्या वह केंद्र सरकार द्वारा लगाया कर लेकिन राज्य सरकार द्वारा वसूला गया कर है? क्या दोस्तों वह राज्य सरकार द्वारा लगाया कर लेकिन केंद्र सरकार द्वारा वसूला गया कर है? क्या वह दोस्तों राज्य सरकार द्वारा लगाया वसूला जाने वाला कर है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं इंतजार करूँगा आपके रिप्लाई का। ठीक है, तो दोस्तों जितना हो सका मैंने आपको पूरा लेवल पढ़ा दिया है आपके लिए। प्रस्तावना का जितने पॉइंट बनते हैं उतने मैंने आपको कवर करा दिए हैं। ठीक है, अब जितने बचे आपके क्वेश्चनों से वो कवर करा दूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं 50 क्वेश्चन बता दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू, जय हिंद।